नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। राजनीति एक भंवर है जिसमें कौन कब डूबेगा कोई बता नहीं सकता। आज का हमारा केस भी एक ऐसा ही असाधारण केस है जिसे सॉल्व करना लगभग नामुमकिन था। हाँ, मैं बात कर लूंगा, चिंता मत कर तू। रख फोन अभी। आओ। ठीक है, इतना हल्का क्यों है? भाऊ, आपको तो हालत पता है, कोई पैसे देने को तैयार ही नहीं है। तैयार नहीं है तो तैयार कर लो। तुम्हें रखा क्यों है मैंने? भाऊ, मैंने अपना पूरा जोर लगा के देख लिया है। ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे तो जनता हाथ से निकल सकती है। अगला इलेक्शन भी भारी पड़ सकता है अपने को। एक काम कर ले, रत्ना के एरिया में जाओ, वहां प्रेशर बना। लेकिन भाऊ, जितना कहता हूं उतना कर ले। ठीक है भाऊ। क्या? उन लोगों की इतनी हिम्मत? तो तुम लोगों ने रोका क्यों नहीं? चूड़ियां पहनी क्या तुम लोगों ने? तू रख, मैं देखता हूं। क्या हुआ? रुक, कहां जा रहा है? छोड़ूंगा नहीं मैं उन दोनों को। कहां जा रहा है तू? वो कृष्णकांत का सपोला अनिकेत आया था यहाँ अपने एरिया में, यहाँ आके वसूली कर रहे हैं वो लोग। आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा उनको, नहीं छोड़ूंगा। रुक, दे देगा मुझे, दे। दिमाग खराब है क्या? हाई कमांड को चढ़ावा पहुंचाना पड़ता है। अगर वो लोग अपने एरिया में आके वसूली करेंगे तो हमारा कलेक्शन तो कम ही होगा ना। हाई कमांड को तो यही लगेगा ना कि हम लोग पैसा खा रहे। आज छोड़ूंगा नहीं मैं उनको, छोड़ूंगा नहीं। दे मुझे, छोड़ दे। तू कुछ नहीं करेगा, समझ रहा तू ना? जो कुछ करूंगी ना मैं करूंगी। हाँ रत्ना, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं। तुम्हारे पति हमारे एरिया में आके वसूली कर रहे हैं, जरा संभालना उन्हें। हाँ, मैं बात करती हूँ उनसे। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम? हेलो बेटा, कैसी है तू? तुमने नया लैपटॉप फाइनल किया क्या? नई लैपटॉप की क्या जरूरत है आई? मैंने पुराना वाला रिपेयर करा लिया है। अरे बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी सबसे बेस्ट चीजें यूज करे। क्या एक माँ का ऐसा सोचना गलत है? ओके बाबा, आपका इमोशनल ड्रामा। अच्छा सुनो, आपको जो चीज खुशी दे आप वो करो। और हाँ, मेरे लिए पूरन पोली बना के रखना। घर आते ही सबसे पहले मैं पूरन पोली खाऊंगी, वो भी आपके हाथ की। अरे ये मैं कैसे भूल सकती हूँ, पूरन पोली बन जाएगी, बस तू जल्दी आ जाना। आई मिस यू। मिस यू टू आई। बाय। जी बोलिए, क्या हालचाल? क्या शॉप ओनर को हफ्ते के लिए मारा? नहीं, चमन जी सुनिए, मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। हाँ, मैं आज ही बात करती हूँ उनसे। जी। आपने इस नाजुक से सिचुएशन को कितनी अच्छी तरह से हैंडल किया है। आप बहुत बहादुर हो मामी। मगर ये कब तक चलेगा? मैं अकेली हाई कमांड को हैंडल नहीं कर सकती। जब तक मैं हूँ आप अकेली नहीं हो। अब प्लीज अपनी $1 मिलियन स्माइल दिखाइए।
तुम नहीं होते तो क्या होता मेरा? मामी मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। अरे हाँ बाबा, हाँ पहुंच रहा हूँ, हाँ पहुंच रहा हूँ, रख फोन अभी। हाँ। अबे खोल के देना, गधा कहीं का। ये परफ्यूम मारकर कुछ नहीं होता। खुद का कैरेक्टर ऐसे बनाओ कि उससे खुशबू आए, फिर ये बदबू मिटाने के लिए ना इस परफ्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज्यादा मुंह चल रहा है तेरा आजकल, क्या बात है? हाई कमांड नाराज है आपके तौर तरीकों से। मैं कॉर्पोरेटर हूं यहाँ की, मेरे खिलाफ एक्शन लेने की बातें चल रही है। अच्छा, तू कॉर्पोरेटर है तो क्या मैं अपने आप को बदल दूं? एक बात कान खोलकर सुन ले, तू जास्ती बोलिस ना तो जीव ढूंढ तू। क्या कर रहे हो? छोड़ो मामी को। देख आ गया तेरा रखवाला। चुप। याद रखना, तू कॉर्पोरेटर बनी है ना तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। मैं यहाँ का नेता हूं और तू एक कठपुतली है जो मेरे कमांड पर नाचती है। और रही बात तुम्हारे हाई कमांड की, तो उनको क्या बताना है वो मैं डिसाइड करूंगा। आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं रमाकांत से शादी कर लेती ना तो अच्छा था। क्या बोली हम दोनों के बीच में नहीं आने का, अपने लिमिट पे रहे। मुझे मेरी लिमिट पता है, शायद आप अपनी लिमिट भूल रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि आप इस वक्त कहां जा रहे हो? तू अगर मेरा भांजा नहीं होता ना तो तेरे को यही का यही जिंदा गाड़ देता। अपने काम से काम रखने का, समझा क्या? बहू चलिए यहाँ से, उर्वशी आपकी राह देख रही है। हाँ, गाड़ी निकाल, आ रहा हूं मैं। उर्वशी, क्या कर रही है तू इसके साथ है? शर्म नहीं आती तेरे को? ए कृष्ण का, पहले ये बता, मेरे रंग में भंग डालने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तेरे से बात नहीं कर रहा, मैं इससे बात कर रहा हूं, तू बीच में मत बोल। मुझसे बात करना। तू चुप, क्या कर रहा है ये? धोखा दे रही मेरे को? मैं तेरे को धोखा दे रही हूँ? अरे धोखा तो तू दे रहा है अपनी बीवी को। कृष्णकांत, हाथ हटा। इतना गुस्सा किस बात का? तू मेरी मंगेतर को लेके उड़ा और उससे शादी कर ली। अब मैं तेरी उर्वशी के साथ मजे कर रहा हूँ। हो गया ना ऐसा बराबर? फालतू की बातें मत कर। अरे बात करके क्यों बने हुए मूड को खराब कर रहे हो? चलो जाओ यार यहाँ से। तू सही नहीं करी है। अरे चल जा। मैं तुझे बोल, अरे चल तू जा। बीच में मत बोल। अरे यहाँ से जा, जा यहाँ से, जा यहाँ से, जा। हेलो। हाँ मामी, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप बस अपना ख्याल रखिए। हाँ। मामी की हालत ठीक नहीं है। मामा एक नंबर का दरिंदा है। तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है? कृष्णा दादा ने हमारे खानदानी जमीन के साथ क्या कर गया सबको पता है। तुझे पहले भी कहा था दूर रहे उनसे, पर तू है कि वहीं पड़ा रहता है। आई मैं पॉलिटिक्स में करियर बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मामी की छत्र छाया में सब सीख रहा हूँ। तो किसी और को गुरु बना ले और मामी को ऐसी हालत में छोड़ दूँ? सपना के लिए तेरी इतनी परवाह तेरी परेशानी का कारण बन जाएगी एक दिन। देखो बेटा, तू शादी करके सेटल हो जा। कितनी लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं तेरे लिए। नहीं आई, मुझे भी कोई शादी होती नहीं है। अरे आराम से हटिए, हटिए आप लोग, हटिए, हटिए पीछे, पीछे हटिए, मुझे
रमाकांत जी को जान से मारने की गई कोशिश। रमाकांत जी जो कुछ सेकंड से ब्लास्ट की चपेट में आने से बच गए। हालांकि पुलिस ने एरिया को सील कर दिया है और जानने में ये भी आया है कि शक के बिना पर कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है। रमाकांत जी यहीं पे, आइए उनसे पूछते हैं। सर, आपको क्या लगता है इस बम ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है? देखिए, जनता के प्रति हमारा प्यार और हमने जो अच्छे कार्य किए हैं, इस कारण बहुत से दुश्मन भी हुए हैं। हाल ही में किसी ने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी थी। आपका मतलब कृष्णकांत कुलकर्णी से है? देखिए, ये आप लोग कह रहे हैं, बल्कि जनता कह रही, मैं नहीं कह रहा। आज यहाँ मंच पर जाते हुए भीड़ में कुछ लोग हमारा सम्मान करना चाहते थे, उस कारणवश मंच तक जाने में हमें देरी हुई और बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। तो देखा आपने कैसे रमाकांत ने कृष्णकांत कुलकर्णी पर सीधा निशाना साधा है। रमाकांत और कृष्णकांत कुलकर्णी की 2 साल पुरानी दुश्मनी है और ये बात जनता से छुपी नहीं है। ये सब कुछ आप ही का किया धरा है ना? वाह, कितना भरोसा है तुम्हारा तुम्हारे पुराने प्रेमी पर। भाऊ, भाऊ नीचे पुलिस आई है और आपके बारे में पूछ रही है। बताओ, क्यों आए हो यहाँ पे? बॉम्ब ब्लास्ट में आपका हाथ है। क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर? हरियाणा में बम बनाने वाले का हमारी गिरफ्त में है। बॉम्ब का ट्रिगर मिला है उसके पास से। थोड़ी सी मार खाई, आपका नाम लिया है और आपने मान लिया हैं? रमाकांत की कॉन्स्टिट्यूएंसी उससे नाखुश है और इसीलिए सिंपैथी बटोरने के लिए उसने ये गेम खेला है। इतनी बात समझ में नहीं आ रही है? मुझे बता दें, यहाँ सिर्फ भाषण सुनने को मिलेगा। अच्छा, भाषण? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो ब्लास्ट मैंने करवाया था? कोई फोन कॉल, पैसों का ट्रांजैक्शन? बस उस बॉम्ब बनाने वाले ने मेरा नाम ले लिया और आ गई मुंह उठाकर मुझे पकड़ने के लिए। आपको भी अच्छी तरह से पता है ये सारे काम कैश में होते हैं। जंगल राज जो ठहरा। जबान संभाल कर बात कर इंस्पेक्टर। सबूत लेकर आ और फिर बोल, नहीं तो ऐसी जगह पे ट्रांसफर कराऊंगा कि जंगल से बाहर नहीं आ पाएगा तू। निकल यहां से। इंस्पेक्टर साहब, आई एम सॉरी। देखिए, इस तरह का घमंड भरा बर्ताव हम रोज ही देखते हैं, लेकिन आप यहाँ की कॉर्पोरेटर हैं, ये आपकी इमेज के लिए अच्छा नहीं है। वैसे भी इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ कई कंप्लेंट है हमारे पास। ए इंस्पेक्टर, गुंडा हूं ना मैं तो कर ले अरेस्ट मुझे, है हिम्मत? अरे चमचे हो तुम लोग रमाकांत के। आओ, शांत रहो तुम ही। आप लोग चले जाइए, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। मामी, मामी मैं क्या सुन रहा हूँ कि अरे मामी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? मुझसे अब नहीं होता, मुझे नहीं जीनी है ये जिंदगी। देख, मेरे बाद ये सब कुछ तुझे ही संभालना है। मामी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? आप चिंता मत कीजिए, ठीक है? अरे मेरी बात तो क्या चल रहा है तुम दोनों के पीछे? ये क्या कर रहे हो आप? तेरे को मेरी बीवी मिली थी हाथ साफ करने के लिए। बकवास बंद कीजिए। कितनी गंदी सोच है आपकी। लेकिन अगर मामी को कुछ हुआ ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जिन लोगों ने बम ब्लास्ट करवाया था, पुलिस ने तो उनको पकड़ लिया है, लेकिन मास्टरमाइंड अभी भी पकड़ा नहीं गया है। हर कोई तेरे मामा पे शक कर रहा है, वो भी बिना उसका नाम लिए। अच्छा है। पर मामा जी का कहना है कि ये ब्लास्ट उन्होंने नहीं करवाया। और रमाकांत जिंदा, इस बात का बहुत दुख है तुझे। कहीं इस ब्लास्ट में तेरा तो कोई लेना देना नहीं है ना? तुझे जो बोलना है बोल भाई। पर एक बात भाई, कृष्णकांत कुलकर्णी, उसकी गुंडागर्दी, घमंड, ये सब खत्म करने का बड़ा मन कर रहा है। तो अगर दोस्त ना होता तो आज तक ये काम मैं कर चुका होता। अगर मामा ने मामी के साथ गलत बर्ताव करना बंद नहीं किया ना, तो एक दिन उसे मैं ही मार दूंगा।
अरे प्रधान साहेब, सांगितलं ना तुम्हाला, काम हो जाएगा. हाँ अच्छा. ये कौन सी फाइल है? ये मैंने पढ़ ली है, तो हमेशा की तरह चुपचाप साइन कर ले उसके ऊपर. इतनी लेट? क्या काम है? वो मैडम को सम्मानित करना था. हाँ मैडम अंदर. ओए, कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आ गए? बबलू, बबलू, बबलू. सपना, खोलो. खून, खून. साहब अंदर गोली चली है साहब. साहब दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है. तोड़ो से. जरा चेक करो. सर ये तो मर चुके हैं. सर ये जिंदा है. कड़े एम्बुलेंस को फोन करो. सर सर इन्हें 3 गोलियां लगी हैं. सर इन्हें भी गोली मारी गई है. सर. हाँ सर ये देखिए 4 बुलेट सेल्स. इन्हें एविडेंस बैग में डालो और जरा आसपास चेक करो. जी सर. सर ये देखिए ब्लड स्पॉट्स. सर एक बुलेट शेल भी है. कलेक्ट करो. ये सारे ब्लड स्टेन्स बाहर की तरफ गए हैं. लगता है कातिल और जिसको गोली लगी है वो यहीं से बाहर गए. चेक करो जरा. जी सर, ये कलेक्ट करता हूँ सर. सर मुझे लगता है कि ये शूट आउट कृष्णकांत जी के लिए हुआ था, लेकिन सपना जी शिकार हो गई. वो कैसे? सर ये कृष्णकांत जी का फ़ोन है और ये देखिए चाय का कप भी आधा भरा है. हो सकता है कि कृष्णकांत जी यहाँ बैठे हों, शूटर ने वहाँ से इनके ऊपर फायर किया हो और सपना जी बीच में आ गई हो. पॉसिबिलिटी तो है. जब ये गोली चली तुमने देखा था किसने चलाई? सब 2 लोग आए थे मैडम को सम्मानित करने के लिए. क्या काम है? वो मैडम को सम्मानित करना था. हाँ मैडम अंदर. अब रोज इतने सारे लोग आते हैं साहब, मैं ठीक से देख नहीं पाया साहब. जब ये शूट आउट हुआ घर में कौन कौन था? भाऊ, मैडम और अनिकेत. अनिकेत कहाँ है वो? साहब उनका फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन लग ही नहीं रहा है. शिरके, जब ये शूट आउट हुआ ये अनिकेत यहीं पर था लेकिन अभी गायब है. हमें एक बुलेट शेल वहाँ पे मिला और ब्लड स्टेन्स भी. शिरके ऐसा लगता है कि वो 5वीं गोली उस अनिकेत को लगी है और वो भी वहाँ. उसके बाद वो अनिकेत वहाँ से भागा और उसके पीछे पीछे शूटर्स भी. एक काम करो, जरा उसका फ़ोन ट्रैकिंग पे डालो, सारे हॉस्पिटल चेक करो और उसके घर पर भी नज़र रखो. और ये मुझे केस पॉलिटिकल राइवलरी का लग रहा है. इनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल राइवल वो रमाकांत है. सर रमाकांत से पूछताछ करनी पड़ेगी. जी सर, मैं ही अनिकेत की पत्नी हूँ. अनिकेत घर पर नहीं है. जब से मैंने शूट आउट के बारे में सुना है तब से उसे फ़ोन लगा रही हूँ.
और उसका फ़ोन बंद है। तुम्हें कोई अंदाजा है कहाँ हो सकता है वो? नहीं सर, कुछ पता नहीं। तुम्हारे पति अनिकेत की कृष्णकांत के साथ कोई अनबन थी या कोई झगड़ा हुआ था? देखो, तुम चाहती हो ना कि हम तुम्हारे पति अनिकेत को ढूंढ लें? देखो, तुम्हें जो कुछ भी पता है साफ साफ बोलो, वरना ये पूछताछ थाने चल के भी हो सकती है। सर, अनिकेत तो कृष्णकांत भाव से हमेशा ही ईमानदार और वफादार रहा है, पर कृष्णकांत भाव उस पर हमेशा शक करते थे कि वो चोरी करता है। कई बार उन्होंने उसकी बेइज्जती भी की थी और हाथ तक उठाया था। और उस दिन तो किधर है अनिकेत? अनिकेत उठाए तो। अरे एक काम करा, अंदर जाओ, जो भी कीमती चीज होगी और इनकी औकात की बाहर की होगी ना, सब लेके आओ। जाओ अंदर, जाओ ढूंढो। भाव ने हमारे घर में घुसकर हमारी तलाशी ली कि कहीं हम ऐशो आराम में जी तो नहीं रहे, पर उन्हें हमारे घर से कुछ भी नहीं मिला। तो इसलिए अनिकेत ने उन्हें शूट कर दिया? नहीं सर, अनिकेत ऐसा कर ही नहीं सकता। कृष्णकांत भाव तो हमारे लिए माए बाप जैसे थे। ये जरूर उस रमाकांत दीक्षित का काम हो सकता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि रमाकांत ने ये सब किया होगा? क्योंकि सर 11 साल पहले सपना जी ने रमाकांत जी से शादी तोड़कर कृष्णकांत भाव से शादी कर ली थी और ये खबर सब जगह पर फैल चुकी थी और इसी वजह से रमाकांत जी की बहुत बेइज्जती हुई थी। रमाकांत जी, सपना ने आपको धोखा देकर कृष्णकांत से शादी कर ली थी, तो आपने बदला लेने के लिए पूरी फैमिली पे शूट आउट ही करा दिया। ये क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? क्या आपको लगता है मैं 11 साल रुकता इस शूट आउट के लिए? सपना को उसके कर्मों का फल मिला है, मुझे धोखा देने की सजा। खैर आप वो छोड़िए, मुझे ये बताइए कृष्णकांत के क्या हाल है? काफी सीरियस है। सपना की जगह कृष्णकांत मरा होता तो अच्छा होता। आपकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि ये शूट आउट आपने ही कराया। इंस्पेक्टर साहब, अटैक हमने नहीं कराया, कृष्णकांत ने हम पर अटैक कराया, वो भी एक नहीं 2 बार। पहले तो बॉम्ब ब्लास्ट कराया जिसकी तहकीकात आप लोग नहीं कर पाए, और दूसरे तो फिर आपने कृष्णकांत के खिलाफ इस शूट आउट की कंप्लेंट क्यों नहीं कराई? कोई फायदा होता क्या? बॉम्ब ब्लास्ट के बाद भी वो फ्री घूम रहा है। जब सपना ने कृष्णकांत से शादी कर ही ली थी, तो फिर उसके पास क्या मोटिव था कि वो आपकी जान ले? क्योंकि पार्टी ने हमें एमएलए का टिकट दिया था और उसकी बीवी को कॉर्पोरेटर का, और ये बात जग जाहिर है कि कृष्णकांत एमएलए बनना चाहता था। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप आपका और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप जाके उस रत्ना और उसका वो भाई मनोज, उससे बात करें। रत्ना, मनोज, उन दोनों का इससे क्या कनेक्शन है? देखिए, हमने आपको बात बताकर सोशल ड्यूटी निभाई है। अब उनका क्या कनेक्शन है, कैसा है, कहां से है, ये ढूंढना आपका काम है। नमस्ते। ठीक है स्वाति, इस रमाकांत के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, हो सकता है इसी ने सुपारी दी हो, और चल के इस रत्ना और मनोज उससे पूछताछ करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, अच्छा, इस उर्वशी का एड्रेस भेजो। सर, ये रमाकांत और कृष्णकांत के बीच सिर्फ सपना कॉमन कड़ी नहीं थी, और एक लड़की है उर्वशी, जो दोनों के बीच कॉमन है, और इसी लड़की के वजह से दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। उर्वशी, रमाकांत के लिए तुमने कृष्णकांत से अपने नाजायज रिश्ते खत्म कर लिए थे, जिस बात से नाराज होकर कृष्णकांत ने तुम्हें सबक सिखाने की धमकी दी थी। इससे पहले वो कुछ कर पाता, तुमने कृष्णकांत को मारने का ही प्लान बना लिया। सर, मुझे तो बहुत पहले आपके पास आ जाना चाहिए था, सपना और कृष्णकांत के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए। कृष्णकांत तो ठीक है, लेकिन सपना के खिलाफ क्यों? सर, सपना कुछ दिन पहले मेरे घर पे आई थी। मेरे पति से दूर रह, समझी? चल, मैं तो दूर रहूंगी, पर वो घुटनों के बल मेरे पीछे पीछे आएगा। पता है क्यों? क्योंकि तू ठंडी है रे। एक बाजारू औरत के अलावा तू कुछ भी नहीं है। चल, मान लिया, कुछ भी नहीं। और तू
तू तो कॉर्पोरेटर है और तब भी तुझसे तेरा पति कंट्रोल नहीं होता ना। तेरी सस्ती खूबसूरती को ऐसा बिगाड़ दूंगा कोई भिखारी भी नहीं पूछेगा, समझी? सर उसने मुझे बाजारू कहा, बल्कि पूरा शहर जानता है कि सपना और रघुवीर के बीच में क्या चल रहा है। इस उर्वशी के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। ये कितना भी रोध हो ले, इसके पास भी मोटिव तो है। सर और इस रघुवीर की डिटेल्स निकालो। अगर ये उर्वशी सच बोल रही है तो शूट आउट की टारगेट सपना थी, वो कृष्णकांत नहीं। पर अनिकेत का कुछ पता चला? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, शाम तक रिपोर्ट भेज दीजिए। सर, सपना जी की पीएम रिपोर्ट आ गई है सर। सर उनकी मौत 3 गोली और इंटरनल ट्रोमा की वजह से हुई है। और उनकी बॉडी में जो बुलेट्स हैं और क्राइम स्पॉट पर जो बुलेट शेल मिले थे, दोनों की बैलिस्टिक रिपोर्ट मैच होती है। सर हॉस्पिटल क्लिनिक्स सब जगह चेक किया, अनिकेत के घर पे भी नजर रखी हुई है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं लगा। अच्छा, किसी हॉस्पिटल में भी नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है अनिकेत को गोली लगी ही ना हो? लेकिन वो हॉल के पीछे वाले रास्ते पर वो ब्लड स्टेन किसके थे? तुमने अनिकेत का फोन ट्रैकिंग पे डाला? सर उसका फोन सपना जी के घर से 2 गली छोड़ के ही बंद हो गया था। सर सपना जी के घर पर काम करने वाला बबलू रघुवीर के बारे में कुछ बात करना चाहता है। साहब मैंने मेरे आंखों से देखा था साहब। आप बहुत बहादुर हो मामी। मगर ये कब तक चलेगा? जब तक मैं हूं ना, आप अकेली नहीं। अब प्लीज अपनी $1 मिलियन स्माइल दिखाइए। तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? कृष्णकांत भाऊ को पहले से ही दोनों पे शक था, इसलिए भाऊ ने मुझे उन दोनों पे नजर रखने के लिए कहा था। लेकिन एक दिन भाऊ ने दोनों को पकड़ ही लिया। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या चल रहा है तुम दोनों के पीछे? ये क्या कर रहे हो आप? तेरे को मेरी बीवी मिली थी हाथ साफ करने के लिए। मामी को कुछ हुआ ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि रघुवीर ने कृष्णकांत और सपना पे गोली चलवाई? हाँ हो सकता है साहब। लेकिन ये रघुवीर सपना पे गोली क्यों चलवाएगा? वो तो उससे प्यार करता था ना। वो तो पता नहीं साहब, लेकिन भाऊ रघुवीर और उनकी बहन प्रमीला, इनके बीच प्रॉपर्टी को लेकर एक केस चल रहा था साहब, बहुत टाइम से। शायद हो सकता है रघुवीर ने इसी बात का बदला लिया। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मामी और मेरे बीच में अफेयर और जायदाद के लिए उन दोनों का खून? आप लोग ऐसी मनगढ़ंत कहानियां कहां से बनाते हैं? तो तुम्हारा कहना यह है कि तुम्हारे मन में अपनी मामी सपना के लिए कोई प्यार नहीं था? हमारा रिश्ता वही था जो एक मामी और एक भांजे का होता है। माँ समान थी वो मेरी। ठीक है, मान लेते हो तुम्हारी बात। तुम हमेशा अपनी मामी सपना के साथ रहते थे 24 घंटे, लेकिन जिस दिन शूट आउट हुआ 12 तारीख को, ठीक उसी दिन गायब हो गए। क्यों? वो उस दिन मेरी तबीयत खराब थी। मैंने रघुवीर से कहा था मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। जब हम घर वापस लौटे तो पता चला कि सपना के ऊपर हमला हुआ है। हमने सुना है आपका अपने भाई के साथ कुछ झगड़ा चल रहा है। वो हमारे पिताजी ने गुजर जाने के पहले जायदाद का बंटवारा नहीं किया था, और कृष्णा दादा भी धीरे धीरे मेरे हिस्से की जायदाद भी हड़पने लगे थे। तभी तो हमने उन पे कोर्ट में केस भी डाला हुआ है। आपने अपने भाई के खिलाफ कोर्ट में केस डाला हुआ है, फिर भी आपका बेटा उसके यहाँ काम करता है। क्यों? मैंने कितनी बार कहा इससे कि कृष्णा को छोड़ दे, लेकिन ये सुनता ही नहीं मेरा। आपने इसे इसलिए वहाँ रखा है क्योंकि हमेशा तुम्हारे भाई के पास रहे और जैसे ही मौका मिले उसे रास्ते से हटा दे। ये क्या कह रहे हैं आप? वो मेरे दादा हैं, और अगर यही करना होता तो इतने साल हम कोर्ट कचहरी क्यों करते? और तो अब ऐसा हो गया है कि उस जमीन से भी कोई लगाव नहीं रहा हमारा। बस मेरा दादा बच जाए। कृष्णकांत को सपना और रघुवीर के रिश्ते पर शक था, तो इस बात की पूरी संभावना है कि यह शूट आउट कृष्णकांत ने ही कराया हो। लेकिन इस शूट आउट में गोली उसको भी लगी है। और हो सकता है कि यह काम अनिकेत ने किया हो, इसलिए वो अंडरग्राउंड है। हो सकता है वो गोली अनिकेत को लगी हो, पर उसका घाव इतना सीरियस ना हो कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत पड़े, इसलिए वो अंडरग्राउंड है। सर सोर्सेस से पता चला है उर्वशी का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पे हाल फिलहाल में लीक हुआ है। लोगों का कहना है कि कृष्णकांत उसे वापस पाना चाहता था, इसलिए उसने ये वीडियो लीक किया था। उर्वशी? सर एक एंगल ये भी हो सकता है कि उर्वशी ने कृष्णकांत जी पे हमला किया और सपना जी मर गई। हाँ, लेकिन ये एक्चुअल में शूट आउट किसने कराया, उसके लिए उन दोनों शूटर्स का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। जल्दी पकड़े जाएंगे सर, मैंने खबरियों को ऑलरेडी काम पे लगा रखा है। गुड। सर
गोमती नगर के पुराने घर से बदबू आने की शिकायत लोगों ने की है। साहब मैंने फोन किया था आपको, यहाँ से बहुत दिनों से बदबू आ रही है। दरवाजा बंद है सर। तोड़ो दरवाजा। जरा चेक करो, देखो। सर बॉडी चेक करो। सर ये तो अनिकेत है। लगता है सर बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से इसकी मौत हुई है। वो जो 5वीं गोली थी वो ऋषि को लगी है, ये कंफर्म है। बैलिस्टिक को बोलो जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दे। इसकी जेबें वगैरह चेक करो, कुछ मिलता है क्या? सर ये देखिए, शूट आउट वाले दिन से किसका फोन आया था? ये देखिए मामा जी, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस 4 और आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कई सारे ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। मनोज पाटिल। हाँ 12 अगस्त जिस दिन सपना जी के यहाँ शूट आउट हुआ था, तुमने अनिकेत को इतने सारे कॉल क्यों किए थे? क्योंकि मैं उसे ढूंढ रहा था। सपना और कृष्णा पे जो अटैक हुआ था ना, उसके बाद वो बच के निकल के भाग गया। मैंने सोचा उसे ढूंढ कर मार दूं। कुछ दिन पहले मुझ पे भी अटैक किया था उसने। मामा, आप किसी को मारना चाहते थे? ये अनिकेत ने तुम पर अटैक क्यों किया था? उसकी हाई कमांड में कंप्लेंट कर दी थी मैंने। हमारे एरिया में आके हफ्ता वसूल कर रहा था वो। तुम्हारा एरिया हफ्ता वसूली? कैसे पॉलिटिशियन है आप लोग? मतलब जनता की सेवा करने के बजाय हफ्ता वसूलते हैं। इसका मतलब सपना के कत्ल में तेरा हाथ था? बोल ना, काय बोलता थे? नहीं ताई, मैं काइज के लिए नहीं है। मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। मैंने कुछ नहीं किया है। वो तो पता चल जाएगा। अरेस्ट हिम। मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बोल रहा हूँ। कुछ नहीं किया मैंने। सर मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। वो सिर्फ झूठ बोलता है। उसको अपने गुस्से में कंट्रोल नहीं है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर समझता ही नहीं है वो। बेचारी सपना बहुत अच्छी थी वो। सर मैंने तो मनोज के बारे में उससे बात भी की थी। मनोज बहुत झूठ बोलता है, बात बात पे गुस्सा करता है। उसे समझना चाहिए ना। मेरे बाद सब उसी को तो संभालना है। हाँ मैं समझती हूँ, लेकिन सोल्यूशन क्या है इसका? वो तो आपकी एक बात नहीं सुनता। तुम रघुवीर से बात करो ना, वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। शायद वो रघुवीर की बात मान जाए। ठीक है। कदम, इस रमाकांत के पास भी तो गन है ना? और उस गन में सेम कैलिबर की बुलेट इस्तेमाल होती है जैसी कि सपना और कृष्णकांत के शूट आउट में हुई थी। और इस रमाकांत के पास स्ट्रॉन्ग मोटिव भी है। जी सर, रमाकांत ने उसकी गन बैलिस्टिक एग्जामिनेशन के दी है। वैसे देख के लगता तो नहीं कि वो गन हाल फिलहाल में यूज हुई होगी। बैलिस्टिक के बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सर मुझे मनोज पे शक है। मनोज का भी हाथ हो सकता है शूट आउट में। सर खबर मिली है कि गज्जू और दिनेश नाम के 2 हिस्ट्री शीटर 12 अगस्त से ही गायब हैं और दोनों के फोन भी स्विच ऑफ हैं। ट्रैक करो दोनों को। और ये मनोज का कोई कनेक्शन मिला क्या? नहीं सर, फिलहाल तो मनोज का इस शूट आउट से कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। लेकिन कदम को लगता है कि मनोज का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है। फिर भी तुम खोदना जारी रखो। ठीक है सर। सर अनिकेत की बैलिस्टिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत का कारण एक्सेसिव ब्लड लॉस है, जो बुलेट लगने की वजह से हुई। और रिपोर्ट के हिसाब से अनिकेत, सपना और कृष्णकांत को जो गोली लगी है वो सेम गन से चली। इसका मतलब सर वो 5वीं गोली अनिकेत को ही लगी थी और घायल हालत में वो उस पुराने घर में गया और कमजोरी की वजह से घर से बाहर नहीं आ पाया और उसकी मौत हो गई। करेक्ट। बबलू ने तो शूट आउट में कुछ देखा नहीं था। ये कृष्णकांत को एक बार होश आ जाए तो पता चले कि एक्चुअल में क्या हुआ था।
क्या क्या हुआ? सर, कृष्णकांत जी की मौत हो गई। पुलिस के पास एक आखिरी सहारा था, एक ऐसा आई विटनेस जो पुलिस को शूटआउट के डिटेल्स दे सके। लेकिन कृष्णकांत के मरने के बाद पुलिस की वो उम्मीद भी खत्म हो गई। किसी और सस्पेक्ट से भी पुलिस को कोई पुख्ता जानकारी हाथ नहीं लगी। कहते हैं विक्टिम की आत्मा न्याय के लिए पुकारती है और कभी-कभी ये आवाज़ दुनिया तक पहुंच भी जाती है। 1 साल बाद इस केस के बारे में कुछ ऐसा ही हुआ। आप लोग नीचे बैठिए। सर, इन्होंने स्लिट किया है अपना हाथ। शरीर पे कोई और घाव है क्या? नहीं सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। तलाशी लो घर के। पहले सपना और कृष्णकांत का मर्डर, अब ये रत्ना, इसकी मौत। ये पॉलिटिक्स भी हर एक किसी को रास नहीं आती है। सर, ये सुसाइड नोट मिला ऊपर। पढ़ो। मनोज का नाम कृष्णकांत और सपना की मर्डर में आ जाने के बाद से एएसआई कदम ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। क्या नाम लिखा? एएसआई कदम। आगे पढ़ो। वो हमसे अक्सर पैसे वसूलता था। मेरी बेटी अंजलि 2 दिन पहले ही शहर से लौटी थी। आज जब उसने मेरी अंजलि को देखा तो वो बहक गया और उसने अंजलि का रेप कर दिया। मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं अब अपनी बेटी से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगी, इसलिए मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रही हूँ। रत्ना देशपांडे। खत्म। अंजलि, संभालो अपने आप को। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वो हमें बता दो। मनोज, तुम्हें कुछ पता है? मैं तो काम से सतारा गया था, तो फिर मैं वापस लौटा तो देखा टाइगर। अंजलि, देखो, जो भी तुम्हारे साथ या तुम्हारी मम्मी के साथ हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन इतना ज़रूर करेंगे कि जिसने भी ये सब कुछ किया है उस कल्प्रिट को सज़ा ज़रूर मिले। लेकिन उसके लिए तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा, प्लीज़। 10 बजे के साइड में चार्जर लेने के लिए नीचे उतरी। इस महीने में पहले ही तुम्हें बहुत सारे पैसे दे चुकी हूँ। मेरे पास कुछ है ही नहीं तुम्हें देने के लिए। अच्छा? आई, मेरा चार्जर कहाँ रखा आपने? मिल ही नहीं रहा मुझे। ये ना? सर, उसने मेरे साथ कई घंटों तक, मुझे होश भी नहीं था सर कि वो कब वहां से उठ के चला गया। मुझ पे थोड़ी हिम्मत आई तो मैं आई के कमरे में गई और मैंने वहां ये गन लेकर कहाँ जा रहा है? पकड़ो इसे। कभी दे, बच्ची है वो। मार दूंगा तेरे को। नहीं 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 मनोज, मनोज कदम, क्यों किया ये सब तूने? क्यों? भूल गया ये वर्दी तूने क्यों पहनी थी? सिर्फ तूने अपना ही सर नीचा नहीं किया है, पूरे डिपार्टमेंट की नाक कटाई है। सर, मुझे फंसाया जा रहा है सर। ना ही मैंने वो रत्ना को ब्लैकमेल किया है, ना ही उसकी बेटी को हाथ लगा। झूठ मत बोल।
16 साल हो गए मुझे पुलिस की सर्विस में। गुनहगार की आंखों में देखकर बता दूंगा कि गुनहगार है या बेगुनाह। और तेरे मामले में सबूत का इंतजार कर रहा हूं, फिर तेरी चार्जशीट फाइल करूंगा। सोचने वाली बात यह है कि रत्ना कदम को पैसे देने के लिए कैसे तैयार हो गई। इसका मतलब साफ है कि इस कदम के पास मनोज के खिलाफ कोई ना कोई पुख्ता सबूत जरूर है, तो ये कदम हमें नहीं बता रहा है। शिरके, अपने खबरों को एक्टिवेट करो और पता करो कि कदम के पास ऐसा क्या सबूत है। उसने कहीं ना कहीं जरूर कुछ उगला होगा। जी सर, मैं प्रेशर समझ रहा हूं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर खबर मिली है कि इस कदम ने पास के गांव में सुपारी लेकर एक मर्डर किया है और ऐसे ही कई काम वो रमाकांत के लिए कर चुका है। तो फिर हो सकता है कि रमाकांत ने कदम को ही सपना के मारने की सुपारी दी हो, क्योंकि सपना ने रमाकांत को धोखा जो दिया था। हो सकता है सर, लेकिन रमाकांत इस बात से अभी तक इनकार कर रहा है और हमारे पास भी रमाकांत के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है और उसकी गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। पर कोई ना कोई तो ऐसी कड़ी होगी जो इस रमाकांत और कदम को जोड़े। 12 अगस्त को तो मैं छुट्टी पे था सर, मेरी शादी की सालगिरह थी। और उसी छुट्टी का फायदा उठाकर तूने 2 शूटर्स को सपना का मर्डर करने के लिए भेज दिया। अब ये बता, वो गन कहां से ली? क्योंकि हमें पता है वो तेरी सर्विस गन तो नहीं थी। सर आप जबरदस्ती मुझसे कुछ भी कबूल नहीं करवा सकते। सर अंजलि की मेडिकल रिपोर्ट। सर अंजलि की बॉडी पे जो सीमेंट ट्रेसेस मिले हैं वो कदम की सीमेंट से मैच करती है। सबूत चाहिए था ना, ये रहा सबूत। अंजलि का रेप तू नहीं किया है। आखिरकार एएसआई कदम ने अंजलि के रेप के जुर्म को कबूल किया। उसके पास मनोज के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, फिर भी वो रत्ना को ब्लैकमेल कर रहा था। एएसआई कदम ने यह भी कबूला कि उसने रमाकांत के लिए ऐसे कई गंदे काम किए हैं, लेकिन उसने सपना को मारने की बात को कभी नहीं स्वीकारा। अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि सपना, कृष्णकांत और अनिकेत का कातिल कौन है। रघुवीर के पास स्ट्रॉन्ग मोटिव था, लेकिन पुलिस के पास रघुवीर के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। और तब पुलिस को दिनेश और गज्जू के बारे में जानकारी हाथ लगी। ए गज्जू, ये चल भाग! चल बाबा बताओ, कुछ नहीं किया सर। साहब वो मनोज ने अपन को पैसा दिया था साहब, तो गन खरीदने के लिए, ताकि अपन वो सपना को ठोक सके साहब। सपना मैं भाग रहा था साहब, तभी वो अनिकेत दिखाई दिया, तो साहब उसको भी गोली मारना पड़ा साहब। सपना को मरवाने की मुझे भी सुपारी मिली थी, इसलिए मैंने दिनेश को और गज्जू को काम पे लगा दिया। किसने दी थी सुपारी? मैंने दी थी सुपारी मनोज को, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एक 40 साल की शादीशुदा औरत मेरे जवान बच्चे पर डोरी डाले और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे। मामी थैंक यू सो मच, आपने तो मेरे सर पे से बोझ हल्का कर दिया। लव यू फॉर दैट। कृष्णा दादा इस बारे में मुझे अंदेशा देते थे जब भी मिलते थे। जवान बेटे को ज्यादा दिन तक कुंवारा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो सांड की तरह दूसरों की फसल उखाड़ना शुरू कर देता है। सांड को खूंटे से बांध लो, जल्द से जल्द। तभी मैंने सोच लिया था कि ये कहानी खत्म मैं करूंगी। पर कृष्णा दादा को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। इनके खिलाफ चार्जशीट बनाओ। देखिए सर, ये सब क्लियर है सर। मैं ऑलरेडी स्टडी कर चुका हूं मनोज जी। ये जो टैक्स बचाने के चक्कर में अपने अनऑथराइज्ड क्लेम्स और इलीगल ट्रांजैक्शंस किए ना, ये सरकार की नजर में बहुत बड़ा क्राइम है, आप जानते हैं।
इसकी सजा 10 साल तक की जेल और 20 लाख रुपए जुर्माना है। अब इंक्वायरी बंद करने के लिए मैंने मेरे सीनियर्स को 10 लाख रुपए में कन्विंस किया है। थैंक यू कुलकर्णी सर। पैसों के लिए मैंने अपना ये घर गिरवी रखा है। कुछ दिन और ठहर जाइए, आपका काम हो जाएगा। आप एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के इतने बड़े अफसर हो, कुछ और मोहलत दीजिए ना प्लीज। मैं बात करता हूँ मेरे सीनियर से, और आप भी तो बात कीजिए आपके पार्टनर से, परेश जी ना? हाँ, चाह क्यों नहीं ना? मनोज जी, आपकी बेटी वैष्णवी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। बहुत खूबसूरत है वो अपने दोस्त के घर पर गई है, कल आ जाएगी। सॉरी टू से मनोज जी, पर आपको बिजनेस करना नहीं आता। याद रखिए, प्रॉफिट और लॉस के बीच में, बिल्कुल बीच में, एक बहुत ही थिन लाइन होती है जिसे कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। खैर, आपकी ये चाय तो मैं बाद में पी लूंगा। थैंक यू। पता नहीं परेश फोन क्यों नहीं उठा रहा है। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में। किसी ने सच ही कहा है, किसी भी देश की तरक्की, अस्मिता उस देश में रहने वाली नारी की स्थिति से नापी जाती है। आज हम एक ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस लाए हैं जो रिश्ते और विश्वास की परिभाषा के बिल्कुल विरुद्ध है। एक ऐसा घिनौना सच जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सिंधुदुर्ग के सावंत नगर में वैष्णवी गायकर रहती थी। उसके सपने बड़े और उम्मीदों से भरे थे। आखिर क्या हुआ था उस मासूम लड़की के साथ, जिसके लिए उसे मौत से भी बदतर सजा दी जा रही थी? अगर काय मुझे मुंबई में जॉब मिली है मल्होत्रा डिजाइनर्स के यहाँ। मुंबई की बहुत बड़ी डिजाइनर कंपनी है। आई एम सो हैप्पी। अगर बाबा नहीं मानेंगे। भाई आप मना लेना ना बाबा को, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है। तू जानती है ना बाबा को। आप रुको, बाबा को आने दो, मैं मनाती हूँ। लगता है बाबा आ गए। हाँ हाँ, आज भेज देंगे आज। नमस्कार। हाँ हाँ, थैंक यू। बाबा, मुझे मुंबई में जॉब मिली है, हफ्ते भर में निकलना होगा। ये तो बड़ी अच्छी बात। कोई अच्छी बात नहीं है, मना कर दे उनको। देख, तू अकेली मुंबई नहीं जाएगी, और अगर तेरे को मुंबई जाना है तो तेरे लिए मैं मुंबई का लड़का ढूंढता हूँ। शादी कर ले और फिर मुंबई चली जाना। पर बाबा, कैसी बात कर रहा है मनोज? बच्ची जिंदगी में आगे बढ़ रही है और तू उसके पैरों में शादी की बेड़ियां बांध रहा है। परेश, तुरा माहिती नहीं है। भाऊजी, ये नहीं समझेंगे। खानदान परंपरा यही नजर आता है इनको। हाँ, नजर आता है, इसलिए तो मुझे अपनी मर्यादा पता है, और हर एक को अपनी मर्यादा का पता होना जरूरी है। तुझे मुंबई जाना है, शादी कर ले और फिर आराम से मुंबई चली जाना। दैट्स फाइनल। बाबा, तुम्हें कल ही मेरे बाबा से शादी की बात करने के लिए आना होगा। कल? इतना जल्दी? वक्त नहीं है हमारे पास। बाबा, मेरी शादी कहीं और तय कर दें, इससे बेहतर है तुम ही आ जाओ शादी की बात करने। अरे वैष्णवी, मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बस सिर्फ दादा को मनाना पड़ेगा। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हारे लिए तो अपनी जान भी हाजिर है। वैष्णवी, अरे वाह, इतना सज धज के कहाँ जा रही है? कहीं जा नहीं रही हूँ,
ऋषि आ रहा है अपने भाई के साथ घर पे शादी की बात करने के लिए, उसी का वेट कर रही हूँ। यार विपिन, हम दोनों ना दोस्त हैं, एक ही कॉलोनी में रहते हैं। ये प्यार व्यार के चक्कर में ना हमारी दोस्ती मत खराब कर। हाँ हाँ, ज़्यादा लेक्चर मत दे। ऑल द बेस्ट। हाय, लेट तो नहीं हुआ मैं? नहीं नहीं नहीं, चलिए अंदर चलिए। मनोज भाऊ, परेश भाऊ, पहले हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। वैसे मेरा भाई ग्रेजुएट है, एड एजेंसी में काम करता है, अच्छा खासा कमा लेता है। खुश रखेगा आपके बेटी को। सीधा साधा है मेरा भाई। सीधा साधा? तो तुम्हारा ये सीधा साधा भाई पड़ोस में रहने वाली कॉलगर्ल योगिता के पास क्या कर रहा था? परेश, क्या बोल रहे तुम? क्या बोल रहे हो काका? दिखाता हूं। ये कौन है? तू ही है ना? देख ले, तुम्हारा सज्जन भाई। बगा। परेश, ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आई? अरे योगा योग साला, 4 महीने पहले तुम सब लोग शिरडी गए थे। उस वक्त सावंतवाड़ी में मेरी मीटिंग तय हुई थी, तो मैं तुम्हारी बाइक लेने के लिए यहाँ आया था, तब इसको देखा था मैंने। फिर जब कल इन दोनों को साथ में देखा ना मैंने, तब इसको मैं पहचान लिया। आज सुबह उस योगिता के पास मैं गया था, उसी ने ये फोटो मुझे दी है। सुन, एक लड़का है ऋषि कोलवनकर, क्या तू जानती है उसे? यही ना, ये तो अक्सर आता है मेरे यहाँ, बहुत पसंद है मुझे। वैष्णवी, वैष्णवी मेरी बात सुनो। जा, अरे निकल। वैष्णवी, तू निकलेगा या फिर मैं निकालूं यहाँ से तुझे? वैष्णवी, वैष्णवी शांत हो जाओ, देखो गुस्से से बात बिगड़ जाएगी। बात आगे बढ़ानी नहीं है बाबा। ए, सुना ना तूने? अब कुछ बचा नहीं है। ए अक्षय, इधर आ। बड़ा गुणगान गा रहा था ना इसका, तो सुन, रिश्तेदारी बराबर वालों में होती है, भिखारियों के साथ नहीं। बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। जान से मार दूंगा मैं तुझे, याद है? मुझे जान से मारेगा? अरे रुक जाओ, रुक जाओ। अरे दादा, अरे परेशान, शांत हो दादा, शांत हो। दादा, 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 दादा सॉरी, ये सब मेरी वजह से। रुक, रुक, इधर ही रुक। तू रह गटर में, वहीं की पैदाइश है ना तेरी। परेश काका बिल्कुल सही कहते हैं, मेल जोल हमेशा बराबरी वालों में होता है। चल तू निकल। तेरी तो नहीं बात, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। चुपचाप दादा, बैठ, गाड़ी में बैठ। मुझे ना बड़ा मजा आ रहा है तुझे ऐसे देखने में। वैसे तेरे हिस्से का आधा प्यार तो तेरा आशिक मुझे कर ही चुका है, अब तू और मैं बराबर। I'm so sorry काका, मेरी वजह से आपको इतना सुनना पड़ा। अरे कुछ नहीं, उसकी बातों को तू दिल पे मत ले, वो कुछ नहीं करने वाला। शिरके, जरा चेक करो, और तुम लोग जरा आसपास चेक करो, कुछ मिलता है क्या?
इसके सर पे काफी गहरी चोट है, बॉडी पे और कहीं कोई स्ट्रगल का निशान नहीं है। मोबाइल, वॉलेट, सर पैन कार्ड, आधार कार्ड, परेश परचूरे, इसकी कंपनी का विजिटिंग कार्ड भी मिला है, विश्वास प्राइवेट लिमिटेड, और इसके पार्टनर का नाम भी लिखा है, मनोज गायकर। और वॉलेट में कुछ पैसे भी हैं। वॉलेट में पैसे भी हैं, फ़ोन भी है, मतलब चोरी का मामला तो नहीं है। पर ये आदमी जंगल में क्या कर रहा था? सर वही बात तो समझ नहीं आ रही है, लेकिन सर एक चीज़ तो कंफर्म है कि इसका मर्डर कहीं और हुआ है और उसको यहाँ लाके डंप किया गया है। हाँ हो सकता है, क्योंकि ज़मीन पर इतना खून भी नहीं बिखरा है। शिरके, फॉरेंसिक को बुलाओ और इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। ठीक है सर। स्वाति, एम्बुलेंस को फ़ोन करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। वक्त बहुत कम बचा है आपके पास मनोज जी। देखिए फिर क्या है ना, ये केस अगर मेरे हाथ से निकलकर मेरे सीनियर के पास चला गया ना, तो फिर मैं भी कुछ कर नहीं पाऊंगा। कुलकर्णी सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी कोशिश आपकी बेटी वैष्णवी को भी करने दीजिए। क्या है, धंधे में एक दूसरे की मदद करना ही तरक्की का तरीका होता है। और आपकी बेटी वैष्णवी तो ये गलती दोबारा मत करना, वरना 10 लाख के 20 लाख देने पड़ेंगे। परेश, परेश, परेश उठा ना। क्या क्या? परेश का खून हो गया? अरे देवा, कैसे? परेश जी को आप कैसे जानते थे? अरे सर, वो मेरे भाई जैसा था। एक्चुअली हम दोनों की एक छोटी सी कंपनी है। हमारे एरिया के काफ़ी सारे लोग दुबई में रहते हैं। वो वहाँ से पैसे भेजते हैं और हम उन पैसों को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके उनके घर वालों को देते हैं 2% कमीशन काट कर। हमने सुना है कि आप दोनों पार्टनर्स के बीच में कुछ अनबन चल रही। हाँ, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो होते ही रहते हैं ना पार्टनर्स के बीच में, और उसकी वजह थी सर। एक्चुअली परेश को सट्टा खेलने की आदत थी और इसकी वजह से अकाउंट से काफ़ी सारे पैसे उसने निकाले थे। बस उसकी वजह से बहुत नुकसान सहना पड़ता था। तो इस वजह से तुमने अपने पार्टनर की जान ले ली? सर मैंने परेश को नहीं मारा, आप विश्वास कीजिए सर। एक मिनट। हाँ पूजा बेटा, वैष्णवी को जल्दी घर भेज देना। हाँ। क्या? लेकिन उसने तो कहा था वो तेरे घर जा रही है। ठीक है, तो आओ थांबा एक मिनट। काय झालं सांगशील का? वैष्णवी पूजा के घर में नहीं गई। तू वैष्णवी को फोन लगाओ ना। ओह लाओ ना फोन, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या हुआ? ये वैष्णवी कौन है? साहब वो हमारी बेटी है हमारी। क्या हुआ है, डिटेल में बताइए। वो कल ना सारे माँ, मैं पूजा के घर जा रही हूँ। हम दोनों को एक ही असाइनमेंट मिला है, उसे पूरा करने। अच्छा, वो रात को लेट हो जाएगा तो मैं वहीं रुक जाऊंगी और सुबह 11 बजे तक वापस आ जाऊंगी। बाबा से पूछ। बाबा जाऊँ? ठीक है, अपना स्कूटर लेके जाना। पर वो तो खराब पड़ा है। मैं रिक्शा से चली जाती हूँ, 50 मिनट की दूरी पर ही है उसका घर, मानिक नगर में। ठीक है, संभाल के जाना पर। ठीक है, होगा। सर अब पूजा कह रही है कि वैष्णवी उसके घर पर गई नहीं। तो वैष्णवी किसी और फ्रेंड के घर पर चली गई होगी। नहीं सर, ये पक्का उसी का काम है। किसका? ऋषिकेश कोलवणकर। वो कौन है? वो वैष्णवी से शादी करने के लिए आया था, लेकिन परेश को उसके चाल चलन के बारे में पता चल गया था और ये सुनकर वैष्णवी से उसे रिश्ता तोड़ा था और शादी भी तोड़ी थी। तब तो वो चला गया था घर से, लेकिन 2 दिन के बाद सर उसे जल्दी से पकड़िए सर, कहीं वो मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना कर बैठे सर। आप शांत हो जाइए, टेंशन मत लीजिए। ये वैष्णवी का फोन नंबर और उसका फोटोग्राफ दीजिए। चलिए दे दे सर।
सर शिरके, इनकी कंपनी के अकाउंट्स, सारे बिजनेस रिकॉर्ड, सारे फोन्स, उनकी लोकेशन सब चेक करो। देखो, बिजनेस में कोई किसी का सगा नहीं होता, सब एक दूसरे से फायदे के लिए मतलब रखते हैं। इन दोनों की पूरी करनी चाहिए मुझे। ठीक है सर। वैसे इस वैष्णवी के केस का क्या करना है? आप कहें तो उस ऋषि को उठा लूँ? हाँ उठाओ, लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों मियाँ बीवी झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहा है? एक तरफ तो कह रहे हैं कि इनकी बेटी वैष्णवी अपनी किसी पूजा नाम की फ्रेंड के साथ असाइनमेंट करने के लिए गई थी, और दूसरी तरफ ये भी बोल रहे हैं कि उसे ऋषि ने गायब किया है। अब ये बताओ, इनकी बेटी वैष्णवी खुद घर पे बोल के गई थी वो अपनी किसी फ्रेंड के साथ सारी रात रुकने के लिए जा रही है। क्यों? इसका एक ही मतलब निकलता है कि वो अपनी मर्जी से ऋषि के साथ भागी है। हो सकता है सर। सर, परेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 10 तारीख को करीब 3 से 4 बजे के बीच हुई। उसका सर दीवार पर पटक कर उसे मारा गया। सर, उसके सर पे सीमेंट और रेत के ट्रेसेस मिले हैं। इसका मतलब ये कंफर्म है कि परेश को कहीं और मारा गया और बाद में उसकी बॉडी को जंगल में ले जाकर डंप कर दिया गया। यस सर। सर, जैसे आपने कहा था, मैं ऋषि के घर गई थी। वहां मेरी बात उसके बड़े भाई अक्षय कोलवनकर से हुई। ऋषि तरह गोवा गया है। क्यों? उसका वो एड एजेंसी का मीटिंग होता है, अक्सर जाया करता है। क्या मैडम, इतनी पूछताछ क्यों हो रही है? वैष्णवी अपने घर नहीं गई है 2 दिन से। वैसे मेरे भाई का उसके साथ कोई बातचीत नहीं होती है, हमारा कोई वास्ता नहीं है बोल सकते। ऋषि का नंबर दो। हाँ, 9821। सर, मैंने उसे कॉल किया था, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ है। शायद आपका शक सही है, ऋषि और वैष्णवी साथ में भागे हैं। इस ऋषि का फोन सर्विलेंस पे डालो। अगर ये गोवा कंपनी के काम से गया होता तो उसका फोन स्विच ऑफ क्यों होता? उसकी कंपनी में जाकर जरा पता करो। सर, परेश के कॉल रिकॉर्ड। सर, इसका फोन नाना साहब चौक के पास ही आके बंद हुआ था और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जंगल में इसकी बॉडी मिली थी। शिरके, एक काम करो, नाना साहब चौक का जो सीसीटीवी है उसकी फुटेज चेक करो 10 तारीख को 1 बजे से 4 बजे के बीच की। देखो सीसीटीवी फुटेज में परेश के साथ कोई और दिखाई देता है क्या? ठीक है सर। सर, एक और बात, ये परेश और मनोज की विश्वास प्राइवेट लिमिटेड के बैंक स्टेटमेंट। सर, कमाल की बात है कि इस कंपनी में 4 महीने से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, और जब मैंने इस कंपनी के रेगुलर कस्टमर से बात की तो उन्होंने भी इस कंपनी के बारे में कुछ अजीब बात नहीं कही। लेकिन जब मैंने रिकॉर्ड चेक किए तो सर पता चला कि मनोज और परेश के खिलाफ आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में फ्रॉड का केस फाइल हुआ था। किसने फाइल किया था? सर, अक्षय ने, ऋषि का बड़ा भाई। और सर, ये अक्षय एक 3 स्टार होटल में एडमिन में काम करता है। अब क्या हुआ सर? परेश परचूरे को जानते हो? उन्हें कैसे भूल सकता हूँ सर? परेश भाऊ और मनोज भाऊ, उन्होंने 1 साल पहले मेरे 3 लाख रुपए डुबाए। कैसे? सर, मैं पहले दुबई में काम किया करता था, तब मैं विश्वास प्राइवेट कंपनी के थ्रू घर पे पैसे भेज दिया करता था। तब वो 2% कमीशन लिया करते थे सर। फिर मेरी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुई, मैं घर पे वापस आया। फिर मैंने कैलकुलेशन की सर, उन्होंने 3% से कमीशन लिया था। 3 साल 1% ज़्यादा, मतलब थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके 3 लाख रुपए हो गए थे सर। मैं उनसे बात करने के लिए उनके घर पे चला गया। तेरा कोई पैसा नहीं है हमारे पास। देखो परेश भाऊ, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे मेरा पैसा दे दो प्लीज। कौन सा पैसा? तेरी जॉब जाने का फ्रस्ट्रेशन यहाँ आके मत निकाल। चल चल निकल यहाँ से। परेश भाऊ देखो, हाथ में रहो आप, गुस्सा मुझे भी आता है। क्या कर लेगा तू? अरे क्या कर लेगा? गली का कुत्ता है, कुत्ता। अरे शहर मत कर रहे। चल निकल यहाँ से। चल परेश भाऊ, बात को चल।
सर तब मैंने आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी लिखवाई थी, लेकिन उसका आगे कुछ हुआ नहीं। ये मनोज और परेश ने तेरे पैसे डुबाए तो तूने परेश को रास्ते से हटा दिया? नहीं सर, वो तो 1 साल पहले की बात है। मेरी अच्छी खासी जॉब चल रही है सर यहाँ पे। एक बात बता, तुम लोगों में इतनी कहा सुनी हुई है, फिर भी तू वो मनोज की बेटी वैष्णवी का हाथ मांगने गया तेरे भाई के लिए? सर मैं जितनी नफरत उनसे करता हूँ ना, उससे कई ज़्यादा प्यार मेरे भाई से करता हूँ सर। उसकी खुशी के लिए मैंने मेरा मन बदल दिया सर, लेकिन उन लोगों का नहीं बदला। रिश्तेदारी बराबर वालों में होती है, भिखारियों के साथ नहीं। बहुत ज्यादा बोल रहा है तू, मैं जान से मार दूंगा देखो। मतलब तेरे भाई के पास भी मर्डर करने का मोटिव है? सर नहीं सर, वो तो उसने उस दिन गुस्से में बोल दिया था, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो तो बहुत सीधा साधा है। ये तेरा सीधा साधा भाई लड़की को लेके भागा है, मालूम है ना तुझे? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, वो गोवा गया, मैंने मैडम को बताया ना। गोवा गया तो फोन क्यों बंद है उसका? पता नहीं सर, शायद कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है ना सर। उससे कोई कांटेक्ट होती है ना तो मैं खुद आपको कांटेक्ट करता हूँ, मैं सबसे पहले आपको बोलूँगा। भूलना मत, समझा? ये परेश की मौत 10 तारीख को 3 बजे से 4 बजे के बीच हुई और उसका फोन नाना साहिब चौक पे शाम को 4 बजे बंद हुआ। और उसी तारीख को वैष्णवी अपने घर से गायब हुई और 10 तारीख को ऋषि भी गोवा का झूठा बहाना बनाकर अपने घर से निकला और बाद में परेश की बॉडी हमें मिली। सर हो सकता है कि ये ऋषि और वैष्णवी एक साथ भागे हों और परेश ने उन्हें देख लिया, फिर ऋषि और परेश का झगड़ा हुआ हो और ऋषि ने परेश का मर्डर कर दिया। हाँ, पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि 10 तारीख को 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में वैष्णवी ऋषि दोनों का फोन अपने अपने घर पे स्विच ऑफ हुआ। मतलब उन्हें पहले से पता था कि उन्हें कब और कहां मिलना है और कहां जाना है। हाँ सर, कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 5 से 10 तारीख के बीच वैष्णवी और ऋषि में अक्सर कॉल्स हुए। इसका मतलब है दोनों में सुलह हो चुकी थी। शिरके एक काम करो, ऋषि और वैष्णवी के फोटोग्राफ्स आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। बोलो जहां भी दिखे तुरंत अरेस्ट करें। ठीक है सर। वाह, खूबसूरती की तारीफ ना हो ना तो तौहीन हो जाती है। सुजाता ऊपर जाओ। एक डील करते हैं ना मनोज जी, आपकी बेटी तो भाग गई, उसकी जगह पे आप अगर इन मोहतरमा को मेरे पास भेज दो। कुलकर्णी सर, वो बीवी है मेरी, कहने लो और चलते बनो। मुझे भी कैश चाहिए, 10 लाख, और वो भी 2 दिन में। तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस परेश के कातिल तक नहीं पहुंच पा रही थी और दूसरी तरफ वैष्णवी पर अत्याचार और शोषण बढ़ता जा रहा था। पुलिस वैष्णवी को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके हाथ कोई कामयाबी नहीं लग रही थी। फिर अगले दिन कुछ ऐसी घटना घटी जिसने पुलिस को सिर्फ हैरान ही नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर दिया। सर मैंने ही आपको फ़ोन किया था, यहाँ से स्टेशन जाने के लिए शॉर्टकट है, तो मैंने वहाँ पर एक लाश देखी, इसलिए सर आपको फ़ोन किया। किधर है? सर यहाँ पर है। स्वाति जरा चेक करो। करने जरा आसपास चेक करो। सर
ये तो वैष्णवी है सर। वैष्णवी को गला दबा के मारा गया है। ये देखिए सर, गले पे निशान है और सर चेहरे पे बहुत सारे वार हैं, शायद चेहरा बिगाड़ने के लिए। और सर हालत देख के लगता है इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है। मेंटल और फिजिकल टॉर्चर दोनों हुआ है इसके साथ। इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो और फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर विपिन ने मारा है इसको। विपिन ने मारा है। विपिन ने मारा सर, वो विपिन हमारे एरिया में ही रहता है। मेरी वैष्णवी ने उसके प्यार को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, फिर वो उसका पीछा करने लगा और एक दिन मेरी और ऋषि की अब बात नहीं होती। देख वैष्णवी, मैं अभी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, एक बार सोच ले। विपिन, मुझे रिश्तों में मिलावट अच्छी नहीं लगती। हम दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। क्या दोस्त दोस्त दोस्त? थक गया हो तेरा दोस्त बनकर। देख वैष्णवी, देख अगर तूने हाँ नहीं कहा ना तो मैं ना अपनी जान दे दूंगा, सच में। छोड़ ये ड्रामे मत कर, छोड़। देख मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी जान देने को सच कह रहा हूँ। मैं क्या ड्रामे कर रहा है? लग जाएगा तुझे तो। I can't live without you. I can't live with you. वैष्णवी, वैष्णवी! मैं वैष्णवी से प्यार करता हूँ। तेरा और मेरी बेटी का मेल हो ही नहीं सकता, समझ रहा तू ना? चल निकल, चल निकल। चाहता हूँ, मुझे अपनी खूबसूरती पे बहुत नाज है ना, तेरी ऐसी शक्ल बिगाड़ूंगा ना कि कोई पहचान भी नहीं पाएगा। अरे चल। तो आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? उस दिन के बाद उसने उसका पीछा करना बंद कर दिया। हमको लगा वो सुधर गया। यही गलती करते हैं मैडम हम लोग। क्राइम की शुरुआत यहीं से होती है। आपको उसके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए थी। खैर, कहाँ मिलेगा ये विपिन? वैष्णवी को क्यों मारा? साहब मैं उसे क्यों मारूंगा? मैं तो उसे प्यार करता था। उस पर रेप करने की कोशिश करता और बोल रहा प्यार करता था। सर उस दिन मैं नशे में था। नशे में था तो कुछ भी करेगा हैं? देख सीधे सीधे बोल वरना डंडा डाल के उगलवाऊंगा। सर मैं सच बोल रहा हूँ। तू ऐसा नहीं बोलेगा। कर दे, अंदर डालो इसे। सर मेरी बात तो सुनो सर। सर मैंने सर हमने विपिन को उठा लिया है। और सर ये वैष्णवी की पीएम रिपोर्ट। सर इसके हिसाब से उसकी मौत 14 तारीख को रात 2 बजे से 3 बजे के बीच में हुई है। गला घोटने की वजह से उसकी मौत हुई है सर। और सर रिपोर्ट में ये भी मेंशन है कि उसके साथ लगातार 4-5 दिन से सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हो रही थी और बॉडी पे बहुत सारे मार्क्स मिले हैं। मतलब सर उसे टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन कहीं कोई सीमन सैंपल नहीं मिला है। एकदम जानवर है ये। जिसने भी वैष्णवी को मारा है उसके मन में वैष्णवी के खिलाफ बहुत गुस्सा भरा होगा। सर आजाद नगर पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड के हिसाब से वैष्णवी और सुजाता ने योगिता नाम की कॉल गर्ल के खिलाफ कंप्लेन लिखवाई थी। क्या कंप्लेन लिखाई थी? सर रेसिडेंशियल एरिया में ये योगिता जिस्म फरोशी का बिजनेस करती थी। 2-3 बार पहले भी ये योगिता वुमेन ट्रैफिकिंग के लिए अरेस्ट हुई है। बुलाओ इस योगिता को। सर वो वैष्णवी और सुजाता ने मेरी झूठी कंप्लेन की थी। मैं कोई धंधा वंदा नहीं करती सर। अच्छा, बेवकूफ समझा है मैं। पुलिस बिना वजह किसी को अरेस्ट नहीं करती, समझी? हमें क्यों लेकर चल रहा है? चल बैठ। सुजाता और वैष्णवी ने तुझे अरेस्ट कराया था। तूने बदला लेने के लिए उस वैष्णवी को बेच डाला, उसे किडनैप करवा दिया और जब वैष्णवी ने वहां से भागने की कोशिश की तो मरवा दिया उसे। सर वो धंधा मैं पहले ही करती थी, अब मैंने वो सब छोड़ दिया है और वैष्णवी को मैंने नहीं मारा है सर। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता शहर छोड़कर नहीं जाएगी। ठीक है सर। जाओ। स्वाति नजर रखना इस पर। सर हमने इस मनोज पर नजर रखी थी। पता चला है कि मनोज ने अपना घर गिरवी रख के मार्केट से 10 लाख रुपए उठाए। ये मनोज जरूर कुछ ना कुछ हमसे छिपा रहा है। हाँ सर,
सर लेकिन एक बात मैंने आपसे छुपाई है। कौन सी? एक्चुअली परेश टैक्स और जीएसटी बचाने के चक्कर में पैसों की बहुत हेरा फेरी करता था। मैंने उसे बहुत बार समझाया पर उसने कभी माना नहीं। फिर एक दिन आप लोगों को क्या लगा ये सब फ्रॉड करके आप सरकार से बच जाओगे? सॉरी सर, अब गलती हो चुकी है, आप ही बताइए क्या कर सकते हैं। 20 लाख रुपए का फ्रॉड है, इंक्वायरी तो बैठेगी। 10 साल की सजा और 20 लाख तक का जुर्माना। मैं क्या कहता हूँ, कुछ चाय पानी ले दे के मामला यहीं सेटल कर देते हैं। 10 लाख कैश। एक ईडी ऑफिसर ने आपसे रिश्वत मांगी? हाँ सर, इसीलिए मैंने अपना घर गिरवी रख के मार्केट से 10 लाख रुपए उठाए थे। नाम क्या था उस ऑफिसर का? राजेंद्र कुलकर्णी। आपके पास नंबर है उसका? हाँ। शिरके, नंबर लगाओ। सर इसका फोन बंद आ रहा है। आजकल ईडी में शार्दुल दलवी है ना? उन्हें फोन लगाओ और इस राजेंद्र के बारे में पता करो। ठीक है सर। और मनोज जी, आपको पता है ना, रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध हैं। मुझे पता है सर, लेकिन मैं बहुत डर गया था। बाबा, मैं मार्केट जाके आती हूँ। हाँ, संभालो जा। आपकी बेटी मेरा मन बहलाने के लिए कुछ दिन आ जाए तो। कुलकर्णी सर, ऐसे उसको देखकर मामला खत्म कर दो बस। मनोज जी, ये बात आपको हमें पहले बतानी चाहिए थी, यहां तक नौबत नहीं आती। सर दलवी साहब से बात हुई है। उनका कहना है कि ईडी में राजेंद्र कुलकर्णी नाम का कोई भी ऑफिसर नहीं है। क्या? और सर विश्वास प्राइवेट लिमिटेड नाम से कभी भी कोई इंक्वायरी नहीं निकली। सच में? मतलब ये आदमी फेक ईडी ऑफिसर बनकर लोगों को ठग रहा है। शिरके, इस नंबर को ट्रैक करो। इस नंबर की सारी कॉल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड चाहिए मुझे। मनोज जी, आप इस सो कॉल्ड ईडी ऑफिसर को तो अच्छे से जानते ही हैं, चेहरा कई बार देखा आपने। हाँ सर। स्केच बनवाओ। सर सर उस ऑफिसर का फोन अभी तक स्विच ऑफ है सर, और मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं। उसने सिर्फ और सिर्फ मनोज जी को ही फ़ोन किया था। और एक और बात सर, उसके फ़ोन की लोकेशन कभी कभी योगिता के घर के आसपास की थी। योगिता, ये मनोज जी की नेबर ना? राइट सर। सर, इनके ब्रीफिंग से ये स्केच बनाया है। यही है वो राजेंद्र कुलकर्णी। देखो, डरो मत, बताओ यही था? हाँ सर, ये एक बार आया था। ए योगिता, ये अपना पुराना दोस्त है, इसे मजा आना चाहिए। इसने कुछ बताया अपने बारे में? नहीं सर, इसने तो कुछ नहीं बताया, पर इसके साथ जो आदमी आया था मैं उसे जानती हूँ। वो यही शिवा कॉम्प्लेक्स में रहता है। हमें सब पता है तेरे और उस नकली ईडी ऑफिसर के रैकेट के बारे में। अब सीधे सीधे बताएगा या तेरे हलक में से उगलवाऊं? चिरके, सब कुछ बताता हूँ सब उसका नाम शेखर नाइक है। सब मैं दिल्ली में जॉब करता था, तभी हम पहली बार मिले थे। और एक दिन अचानक वो मेरे घर पे आया। क्या? तो तू इधर फेक ईडी ऑफिसर बन के लोगों से पैसे लूटता है? हाँ, और पता है तुझे, थोड़ा सा डरा दो ना तो लोग पैसा दे भी देते। दिल्ली की पुलिस है ना, कुत्ते की तरह ढूंढ रही मुझे, पर मैं हूं ना, उनके नाक के नीचे से भाग आया हूं। और फिर तुम दोनों ने यहां आकर ठगी करना शुरू कर दिया? नहीं सर, कसम से सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। बस मेरी इतनी गलती हो गई कि मैंने उसको अपने घर में रहने दिया। सर, ना वो मेरे घर में रहता और ना ही वो ऋषि से मिलता। ऋषि कोलवनकर? हाँ सर। पता नहीं यार, उस योगिता ने मेरी फोटो उस परेश को क्यों दी? जी करता है उसे जान से मार दूं। तेरे को पता है, उस परेश और उस मनोज जी के कंपनी ने मेरे दादा के 3 लाख रुपए खाए। क्या? हाँ। कौन सी कंपनी रे? कैसे पैसे?
अरे मेरा अक्षय दादा पहले दुबई में हुआ करता था ना, वो वहाँ से पैसे बेचता था इन लोगों को, ये लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, कर दिया घपला। और जब वापस मांगने गया तो बोला कुछ नहीं मिलेगा, इनके पास कुछ भी नहीं है। और तभी शेखर के दिमाग में मनोज और परेश को लूटने का प्लान आया और उसने उनके कंपनी में फ्रॉड बताकर उनसे 10 लाख रुपए की मांग की सर। कहाँ है तेरा वो शेखर? सर वो मुंबई गया हुआ है, कल लौटेगा। खड़े लेके जाओ इसे। हाँ साहब, सच में मैंने कुछ नहीं किया साहब, साहब कसम से। शिरके, अगर लोमड़ी का शिकार करना है तो उसे बोटी डालनी पड़ेगी। मनोज जी को फोन लगाओ और उनसे कहो कि शेखर का मतलब राजेंद्र का अगर उन्हें फोन आए तो उससे कहें कि पैसे रेडी है। ठीक है सर। हाँ कुलकर्णी सर। पैसे का बंदोबस्त हो गया? हाँ बंदोबस्त हो गया है, आप आ जाइए पैसा लेने के लिए। नहीं, पैसा तुम लेके आओगे कल शाम 4 बजे बीच रिसोर्ट। मिस्टर राजेंद्र कुलकर्णी फ्रॉम ईडी, आई कार्ड दिखाइए प्लीज। हाँ। देखो किधर जा रहा है, चलो किधर। दिल्ली में तुझ पर फ्रॉड के कई केसेस हैं, लेकिन यहाँ पर तुझ पर फ्रॉड के साथ साथ मर्डर और रेप के चार्जेस भी लगेंगे। सर मैंने ना वो परेश को मारा है, ना मैंने वैष्णवी का खून किया है। ये तो इतनी आसानी से नहीं कुछ उगलेगा, हमसे मेहनत करवाएगा। तू ही बता दे, तू तो इसके साथ प्लान में शामिल था ना? सर मैं तो किसी भी प्लान में नहीं था सर वो वैष्णवी को मैं जानता भी नहीं है सर वो तो ऋषि के साथ भागने वाली थी सर। भाई मैंने वैष्णवी को मना लिया है। भाई कब है शादी? नहीं ना यार, यही तो प्रॉब्लम है, उसके घर वाले नहीं मान रहे। लेकिन अक्षय दादा ने बोला है कि तुमको भाग के शादी करनी चाहिए, और इसके लिए हम लोग परसों भाग रहे हैं। अक्षय दादा हमारे रहने का वगैरह सब बंदोबस्त कर रहा है। ऋषि की तुमसे कब बात हुई थी? सर वो कुछ 8 तारीख को। और 8 तारीख को ऋषि ने तुमसे कहा था कि वो 10 तारीख को वैष्णवी के साथ भागने वाला है। हाँ सर। वैष्णवी के साथ साथ 10 तारीख को वो परेश भी गायब हुआ था। शिरके, इस अक्षय ने हमसे झूठ बोला है कि ऋषि गोवा गया हुआ है। इस अक्षय पर नजर रखो, क्योंकि उसका झूठ सबूत के साथ उसके सामने रखेंगे। अरे दादा, लेकिन हुआ क्या? कौन देख? हाँ मैं देखता हूँ। अरे साहब पकड़ो। दादा दादा अरे सब क्यों? तुम दोनों ने मारा है ना वैष्णवी और परेश को? बोल, वैष्णवी को मारा? क्या बोल रहे हो सब? दादा आपने तो बोला हम लोग दोनों कल मुंबई जा रहे हैं ना, और आपकी उससे बात भी हुई है, वैष्णवी कल यहाँ आ रही है ना। दादा झूठ बोला है तेरे भाई ने तुझसे। 10 तारीख को वैष्णवी तुझसे मिलने के लिए निकली थी, फिर वापस घर नहीं पहुंची, और सीधे 14 तारीख को हमें उसकी लाश मिली। 4 दिन तक उसके साथ ब्रूटली रेप किया गया। और पता है किसने किया? किसने? तेरे सगे भाई ने। हो और सच बता। शुरू से गुस्सा आ गया था मुझे, मेरे पैसे डुबाए, मेरा और मेरे भाई का अपमान किया। अब इसको 8 तारीख को फोन आया
उस वैष्णवी का उसने बोला कि फिर अपनाएगी इसे, तब मैंने प्लान बनाया। ऋषि, तुम यहाँ से सीधा वर्तक नगर के लिए निकलना। मैं वैष्णवी को उसके घर से पिकअप करता हूँ और वर्तक नगर में छोड़ता हूँ। वहाँ से तुम दोनों मुंबई के लिए निकलना, लेकिन ध्यान से अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेना, दोनों भी, ताकि तुम लोगों तक कोई पहुँच ना पाए। मैं पूजा के घर जा रही हूँ। हम दोनों को एक ही असाइनमेंट मिला है, उसे पूरा करना है। आजा। सुन, अब जब तक मैं ना बोलूँ यहाँ से बाहर नहीं निकलना, ठीक है? देखे, मैं वैष्णवी को लेके आता हूँ, ठीक है? ना दादा, आप कहाँ लेके आए हैं मुझे? ऋषि कहाँ है? ऋषि ना नहीं आने वाला। तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैं अकेले ही काफी हूँ। अक्षय, काका! क्या चल रहा है तुम लोगों का यहाँ? काका, ये मुझे धोखे से लेके आया है। फिर तो अच्छा हुआ मैं तुम्हारे पीछे आ गया। क्या रे, वो चर्बी चढ़ी है क्या तुझे? तो देखना है मेरे में कितनी चर्बी है। मेरा पैसा डुबाएगा काका! मेरा इंसल्ट करेगा, मेरे भाई की शादी तोड़ेगा साले। ऋषि, 10 तारीख को जब वैष्णवी तुझसे मिलने यहाँ नहीं पहुंची तो फिर तू यहाँ क्यों रुका रहा? गया क्यों नहीं यहाँ से? क्योंकि दादा ने मुझसे कहा कि वो जब घर से भाग रही थी तो उसे घर वालों ने पकड़ लिया और उसके घर वाले मुझे ढूंढ रहे, तो कुछ दिन तो मुझे यही छुपे रहना पड़ेगा और वैष्णवी कुछ दिनों के बाद फिर से भागेगी, इसलिए मैं यहाँ रुका था सर। झूठ बोलाया, तेरे भाई ने झूठ बोला तुझसे। बता, क्यों मारा तूने वैष्णवी को? बता। गलती की सजा मिली उसको। अभी रो क्यों रही है? मजे तो तू भी तो ले रही है। तेरी तो के बारे में बताया था। मुझे अपनी खूबसूरती पे बहुत नाज है ना। तेरी शक्ल ऐसी बिगाड़ूंगा ना कि कोई पहचान नहीं पाएगा, समझी? सारा शक उस विपिन पे जाए, इसलिए वैष्णवी का चेहरा बिगाड़ दिया मैंने। ब्लेड से वार किया, बिगाड़ दिया उसका चेहरा। दादा, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा तुझे उम्र कैद नहीं, सीधे फांसी होगी। लेके चलो।